नमस्कार, दिस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अपने दर्शन के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे चरवाक दर्शन का। ठीक, चरवाक काफ़ी फेमस दर्शन है। ठीक, इसकी भारतीय दर्शन में बहुत बुराइयां हमको दिखती हैं, है ना। देखिए, जो चरवाक दर्शन है, एक्चुअली इसकी हमको कोई लिखित सूत्र नहीं मिले। ठीक, लोगों का ऐसा मानना था कि जो चरवाक दर्शन है, इसको क्या किया है, जो ब्राह्मणवाद में जो दर्शन आए और जो एक समाज आया, उसने इनकी जो जितनी भी कृतियां थी उनको क्या कर दिया, पूरा विध्वंस कर दिया। ठीक, तो हमारे पास इसकी जानकारी के लिए ऐसी ही चीजें हैं जो दूसरों के द्वारा कही गई हैं। ठीक, तो जैसा हम पढ़ेंगे, क्या चरवाक वाकई में वैसे थे, इसमें भी एक संशय है, क्योंकि हमको वही चीज देखिए भाई, जब मैं कुछ चीज बना रहा हूं, है ना, मैं किसी चीज का निर्माण कर रहा हूं, है ना, और किसी दूसरे से तुलना कर रहा हूं, तो मैं हमेशा दूसरी की चीज को क्या गलत ही दिखाऊंगा, है ना। अगर मैं किसी चीज की रचना कर रहा हूं या किसी विषय पे अपने विचार रखना हो, तो मैं पुराने वाले विचारों को क्या करूंगा, खंडन करूंगा। यार वो जो बोला वो सब बकवास था, उसने गलत बोला, ये बोला, या उसकी अच्छी बातों को मैं छुपा दूंगा और केवल बुरे जो उसकी बातें हैं उसी को सामने प्रदर्शित करूंगा। जैसे आजकल आप असामान्यता देखते हो गई है ना, जो कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, ठीक, जब उसके बारे में आप किसी को बोलते हो तो क्या आप उसकी अच्छी बातें बोलते हो? सामान्यता आदमी ऐसा नहीं करता। क्या करते हैं, हम सामान्यता उसकी बुरी बातों को ही बोलते हैं। अरे यार बहुत दुष्ट है, साला कपटी है, ऐसा है वैसा है। और अगर आप अपने 4 दोस्तों को ऐसी ही चीज बताओगे तो आदमी कैसा भी हो, लेकिन उन 4 के नजरों में कैसा होगा, जैसा आप बताओगे। अरे यार दुष्ट है, धूर्त है, कपटी है ना। तो ये एक सामान्य सी विचारधारा हो जाती है, क्योंकि हमने हमारे जो भारतीय दर्शन उसमें देखा कि सभी ने चरवाक दर्शन की बुराइयां की। तो एक क्या बोलते हैं उसे, लोकमत डिसाइड हो जाता है ना। लोकमति एक तथ्य पे स्थिर हो जाती है। जब किसी चीज को बार बार सुन के तो लोग विश्वास हो जाते हैं, यार हाँ ये ऐसा ही है। लेकिन क्या वह ऐसा ही, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें उसके पूर्ण सूत्र मिले नहीं। हमको सिर्फ वही सूत्र मिले जो दूसरे दर्शन शास्त्रियों ने क्या किए हैं, खंडन के लिए अपने जो भी कृति हैं, अपने सूत्र हैं, उसमें उसको प्रयोग किया है। तो इस जब भी हम चरवाक पढ़े तो हमको इस चीज पे विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चरवाक का हमारे पास कोई ओरिजिनल सूत्र नहीं है ना। उसकी कृतियां नष्ट कर दी गई थी, जला दी गई थी। ठीक, तो हमारे पास उसके कोई ऐसा सूत्र नहीं जिससे हम कह सके हाँ चरवाक ने ये चीजें लिखी थी। हमारे पास जो चीज है उन चीजों में हमें उनकी खाली ज्यादातर क्या दिखाया गया है, बुराइयां दिखाई दी गई हैं, या ऐसी चीजें दिखाई दी गई जो समाज के विरुद्ध हैं, जिससे आदमी क्या है, मतलब एक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक, तो इस चीज को एक ध्यान रख के हमको इस पे आगे विचार करना चाहिए। देखिए, जब आप कुछ भी चीज पढ़े तो सबसे जरूरी है कि जब आप उसके बारे में चिंतन कर रहे हो तो पूर्वाग्रहों से अपने आप को मुक्त कर लें। देखिए, जब तक आप अपने आप को पूर्वाग्रहों से मुक्त नहीं करेंगे तब तक आप किसी के बारे में भी सत्य नहीं जान सकते। ठीक, ना केवल पढ़ाई के समय, इसके अलावा भी जब भी आप पढ़ रहे हैं, आप कल सेलेक्ट होंगे, किसी अच्छी पोस्ट में पहुंचेंगे। ठीक, जब कोई व्यक्ति चाहे वो कैसा भी हो, जब आपसे कोई समस्या का लेने आता है, आपके सामने कुछ समस्या का विवरण देता है, तो आप सबसे पहले अपने आप को क्या कर लीजिए, पूर्वाग्रहों से मुक्त कर लीजिए। मतलब अपने दिमाग से विचार निकालिए सामने वाला गलत है या सही है। आप उसके पक्ष को पूरी तरह सुनिए, फिर उस पर निर्णय लेने का प्रयास कीजिए कि ये सत्य भी हो सकता है या असत्य भी हो सकता है। ठीक, क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति ला रहा है, आप उसको देख रहे हो, या फिर आने से पहले आपके पास काफी सारे लोग होंगे, उन्होंने किसी ने उसके बारे में कुछ कह दिया, अरे यार ये आदमी तो हमेशा झूठ बोलता है। तो क्या उसकी बात रखने से पहले ही आपके मन में एक स्थिति निर्मित हो जाएगी कि यह आदमी हमेशा झूठ बोलता है। तो क्या होगा कि अगर वह सत्य बात भी रख रहा है तो आपके मन में एक संदेह की स्थिति रहेगी कि झूठ बोल रहा है। ठीक, अगर जिस व्यक्ति ने आपको कहा है वो आपके थोड़ा ज्यादा करीब है तो हो सकता है ये जो संकेत है, मतलब ये जो संशय, वो ज्यादा स्थिर हो, हालांकि आपको लगे नहीं ये झूठी बोल रहा है। तो इसलिए कभी भी जब आप सेलेक्ट हो रहे हैं, किसी अच्छे पद पे जा रहे हैं और कोई समस्या को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले अपने आप को पूर्वाग्रहों से मुक्त कर ले। ठीक, चलिए अब हम शुरू करते हैं चरवाक दर्शन। ठीक, जो हमारे CGPSC मेंस के पेपर 6 का एक हिस्सा है। ठीक, और काफी मेरे को तो लगता है कि दर्शन जो है चरवाक दर्शन, इसकी कुछ बातें इतनी ज्यादा अच्छी है ना
मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी हैं। अगर उनको सही ढंग से यूज किया जाता तो भारत शायद आज कहीं और पहुंच गया होता। ठीक, मतलब जब चरवाक ने यह चीजें लोगों को बताई उस समय भारत, मतलब इसके इनके जो दर्शन है वो भौतिकवादी कहा जाता है। मतलब चरवाक ने उन्हें यह बताया कि जो चीजें यहाँ पे है आपको उसी मेहनत करनी चाहिए, यही कार्य करना चाहिए, है ना। मतलब आशावाद, मतलब आशावादी नहीं, मतलब भाग्यवादी, है ना, या फिर ऐसा कि आप पूजा पाठ करके आपको कुछ मिल जाएगा, है ना, धर्मवादी, ऐसा नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, लेकिन इनके आगे चल के कुछ ऐसी बातें हुई जो काफी इनको विवाद में ला दी। ठीक, लेकिन वह बातें सत्य हैं कि नहीं है, कि उन्होंने उस शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया था, इसके बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं है। केवल हमको दूसरे जो आपके फिलोसोफर हैं उनके थॉट्स बस हैं हमारे पास। ठीक, देखिए तो चरवाक दर्शन हम शुरू करते हैं। देखिए कोई भी दर्शन के 3 टांगे होती हैं। 3 टांगे मतलब 3 आधार जिसपे हम दर्शन का अध्ययन करते हैं। एक है प्रमाण विज्ञान, ठीक, दूसरा है तत्व विज्ञान, तीसरा है आपका नीति विज्ञान या नीति शास्त्र या नीति मीमांसा। इसको अगर ऐसा बोला जाए तो इसको बोलेंगे ज्ञान मीमांसा। ठीक, क्या बोलेंगे? ज्ञान मीमांसा। इसको बोलेंगे तत्व मीमांसा और इसको आचार मीमांसा। ठीक ठीक, चरवाक को अगर देखें तो यह आचार में सुखवाद का दर्शाता है ना। मतलब इसके जो आचार है वो सुखवाद को आचार मीमांसा दिखवाती है। बता दिया पहले, आगे हम जब आचार मीमांसा पढ़ेंगे तो इसको काफी डिटेल में देखेंगे। प्राचीन दर्शनों में चरवाक दर्शन को सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक, ऐसा इसलिए हमको इसकी मूल प्रति तो मिली नहीं, लेकिन इसका खंडन हमको किसमें मिलता है? जो बाकी दर्शन रहते हैं, बाकी दर्शन जो आए। तो भारतीय दर्शन की एक पद्धति थी, मतलब भारतीय जो दर्शन शास्त्री थे उस समय, उन लोगों की एक पद्धति थी। वह क्या करते थे? अपने दर्शन में पहले पूर्व पक्ष रखते थे, फिर उसका खंडन करते थे, फिर अपना पक्ष रखते थे। ठीक, तो कोई ऐसी चीजें पूर्व पक्ष तब रखी जाएंगी जब वह उससे पहले की आई हुई हो, तभी तो पूर्व पक्ष रखोगे ना भैया आप। बाद में आने वाली चीजों को पूर्व पक्ष में थोड़ी रख दोगे। ठीक, तो इससे पता चलता है कि चरवाक दर्शन काफी प्राचीन है, मतलब बाकी जो भारतीय दर्शन आए उससे क्या है? प्राचीन है। ठीक, चरवाक दर्शन में और बोला भी जाता है कि चरवाक दर्शन की जो सामग्री थी ना, उसको ना ब्राह्मणवादियों ने क्या कर दिया? पूरा जला दिया। ब्राह्मणवादी कहा जाए तो जिन्होंने जो वेद का समर्थन करते थे, वेद को मानते थे। आपको पता है चरवाक वेद को नहीं मानते थे, है ना। देखिए, और जो चरवाक दर्शन का जो, इसीलिए चरवाक दर्शन को पहले ही देख लेते हैं एक शॉर्ट में। चरवाक दर्शन को नास्तिक बोला गया है क्योंकि यह वेद को नहीं मानता। अनिश्वरवादी है क्योंकि ईश्वर को नहीं मानता। प्रत्यक्षवादी है, प्रत्यक्ष को मानता है। सुखवादी है, सुख के बारे में या काम के बारे में ज्यादा बल देता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब इसको। चलिए इसका नामकरण देख लेते हैं। चरवाक दर्शन का आखिर नाम पड़ा कैसे? इसके 2-3 मत हैं। ठीक, एक मत यह है कि जो चरवाक नाम बना है वह चर्व धातु से बना है, और चर्व धातु का अर्थ होता है चबाना। ठीक, इन लोग क्या है, अपनी बातों में हमेशा खाने पीने की बातें करते थे, सुखवाद की बातें करते थे, इसलिए इनको क्या बोल दिया गया? चरवाक बोला गया। ठीक, मतलब जो ज्यादा खाने पीने की बातें कर रहा है कि हाँ मस्त मौला रहो, खाते पीते रहो, तो इस आधार पर इन्हें क्या बोल दिया गया? चरवाक बोल दिया गया। ठीक, एक दूसरा मत हमको मिलता है और चारुधनवाक। ठीक, चारुवाक का अर्थ होता है प्रिय बोलने वाले। ठीक, बोला जाता था कि इन लोग के जो जिस भाषा में यह लोगों को संबोधित करते थे, वो भाषा लोगों को काफी पसंद आती, लोगों में काफी प्रिय हो गए थे। लोगों की बात करते थे, मतलब कोई सीधी सी बात है कि कोई खाने पीने की बात कर रहा है, कोई मौज मस्ती की बात कर रहा है, तो लोकप्रिय रहती थी। ठीक, तो मीठी बातें बोलने वाले थे, इसलिए इन्हें चरवाक या चारुवाक से चरवाक बोला गया। ठीक,
एक तीसरा मत है कि चरवाक इनके प्रणेता का कोई व्यक्ति का नाम था जिन्होंने इसका विकास किया, इसलिए इन्हें चरवाक बोला गया। ठीक, इन्हें लोकायत भी बोला जाता है। ठीक, लोकायत की राधा कृष्णन के हिसाब से, ठीक, लोकायत मतलब होता है जो इस लोक की बात करता है। चरवाक क्या है? केवल इस लोक की बात करते हैं, अन्य लोक की बात को, मतलब अन्य लोक पे तो विश्वास ही नहीं करते। तो इस लोक की बात करने के कारण इन्हें क्या बोला गया? लोकायत। यह राधा कृष्णन जी का कहना है। और एक सामान्य मानना यह है कि लोगों में प्रिय होने के कारण इसे लोकायत कहा गया। लोगों में प्रिय कैसे? भाई कोई भी आके आप बोलेगा यार आपको ध्यान मग्न वैसे नैतिक कामों में नहीं रहना है, मस्त खाओ पियो ऐश करो रहना है, तो आपको प्रिय लगेगा, हाँ यार यही सही बोल रहा है ना। देखिए जब आप इस दर्शन को पढ़ोगे ना, तो अगर इसके आप सारांश को देखोगे तो लगेगा ये सही में एकदम सच्चा है, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, हम इससे बाहर तो कुछ महसूस ही नहीं कर पाते, है ना। तो ये अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन जैसे ही दूसरे दर्शन पे जाओगे फिर वहां पे ऐसा लगेगा नहीं यार वो नहीं था, ये सही है। ठीक, तो भारतीय दर्शन की यही विशेषता है। ठीक, चलिए इसका जो पहला टॉपिक है हमारे में वह है हमारा प्रमाण विज्ञान। ठीक, प्रमाण विज्ञान। ठीक, जो सिलेबस में लिखा गया है वह लिखा गया है इस कार्य में ज्ञान मीमांसा, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे एपिस्टेमोलॉजी। ठीक, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक, देखिए चरवाक का संपूर्ण दर्शन का आधार प्रमाण विज्ञान है। ठीक, प्रमाण विज्ञान में एक्चुअली किया क्या जाता है? एक्चुअली प्रमाण विज्ञान बताता ही है कि ज्ञान किससे प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है। ठीक, वह दर्शन का वह हिस्सा जहां यह बताया जा रहा है कि ज्ञान किससे प्राप्त होता है और कैसे प्राप्त होता है, वह आ जाता है प्रमाण विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, तो इसमें क्या होगा? प्रमाण के साधन की व्याख्या होगी आपके प्रमाण विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, देखिए प्रमाण विज्ञान में हम पहले ही आपको बता देते हैं कि ये क्या है, प्रत्यक्षवादी। ठीक, प्रमाणिक में कुछ चीजें जरूरी होती है उसको देख लेते हैं। देखिए पहली चीज है प्रमा। प्रमा मतलब होता है ज्ञान। ठीक, फिर होता है प्रमेय। प्रमेय अर्थ होता है विषय, और प्रमाण, प्रमाण मतलब होता है साधन। ठीक, तो इससे संबंधित है प्रमाण विज्ञान की हमको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ उस विषय के बारे में। ठीक, जैसे कि मैं मोबाइल देख रहा हूं या आप मोबाइल देख रहे हैं, तो आपके मोबाइल का ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? आंखों से, प्रत्यक्ष के द्वारा। ठीक, मोबाइल क्या हुआ? प्रमेय हुआ। ठीक, मोबाइल का ज्ञान क्या हुआ? वह प्रमा हुआ। मतलब आपके दिमाग में आया ना कि आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल पड़ा है। ठीक, तो आपके दिमाग में एक छवि जो बनी वह आपका उस विषय का ज्ञान जब आपके दिमाग में पहुंचा तो वो क्या हो गया? प्रमा हुआ। मोबाइल आपका विषय हो गया तो वह हो गया प्रमेय। और इन दोनों के बीच, इस ज्ञान के बीच जो आपका साधन बनता है वह बनता है आपका दृष्टि। तो आपकी जो ज्ञानेंद्रिय हो गई दृष्टि वाली, वह क्या बन गई? आपका प्रमाण। तो चरवाक जो हैं, ठीक, यह केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। इसके लिए एक सूत्र है, प्रत्यक्ष मेव प्रमाणम। इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। अब प्रत्यक्ष का अर्थ सिर्फ देखने से नहीं है इस दर्शन में। यहां पे प्रत्यक्ष का अर्थ है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, है ना। ज्ञानेंद्रिय या इंद्रियों लिख लो आप सीधे। ठीक, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को इन्होंने प्रत्यक्ष की श्रेणी में रखा है। ठीक, बहुत सी, तो आपके पास की 3 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं। ठीक, आप इन इंद्रियों से जो देखोगे, आंख से देखोगे, आंख से आपको रूप का ज्ञान होगा, कान से शब्द का ज्ञान होगा, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होगा, जीभ से स्वाद का ज्ञान होगा, नाक से आपको गंध का ज्ञान होगा। तो यह जो 5 प्रमाण है,
यही इनके हिसाब से केवल प्रमाण है। ठीक, तो केवल इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है। और इन्होंने बोला है कि प्रत्यक्ष ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान पाने का एकमात्र रास्ता है। प्रत्यक्ष ज्ञान ही क्या है? एकमात्र रास्ता है जब आप यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। तो प्रत्यक्ष हो गया आपका एकमात्र ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता। इन्होंने बोला प्रत्यक्ष को परिभाषित अगर किया जाता है तो उसको कैसे किया जाता है? देखिए, प्रत्यक्ष परिभाषित किया जाता है इंद्रियां और विषयों का सन्निकर्ष आपका प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष को अगर परिभाषित करना हो तो प्रत्यक्ष को आप ऐसे परिभाषित किए, इंद्रियों का विषयों से जो सन्निकर्ष हो रहा है वही प्रत्यक्ष है ना। इंद्रिय सन्निकर्ष ही आपका प्रत्यक्ष है। तो इंद्रियों का विषय यानी पदार्थों से जो संपर्क हो रहा है, ठीक, वही आपका क्या है? प्रत्यक्ष है। ठीक, देखिए वैशेषिक आपका प्रत्यक्ष के साथ अनुमान को भी प्रमाण मानता है। जैन प्रत्यक्ष के साथ अनुमान और शब्द को भी प्रमाण मानते हैं। ठीक, मतलब चरवाक मात्र एक ऐसा दर्शन है जिसको जो सिर्फ किसको? प्रत्यक्ष को मानता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षवादी। मतलब जो चीज हमें नहीं दिख रही है वो नहीं है। ठीक, देखिए यहां तक तो ठीक है ना, जब तक हम सामने की चीजों पे बारे में इस बात पे विचार करें तब तो ठीक है। लेकिन ये सोचिए घर के बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है और आपको नहीं दिख रहा है तो क्या वो नहीं है ना? फिर यहाँ पे इनकी जो ये मेथोडोलॉजी है वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक, एक्चुअली कहने का कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है ना। लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को डिराइव करते हैं। मेरे ख्याल से इनके कहने का कॉन्सेप्ट रहा होगा कि जब आप किसी चीज पे विश्वास करना चाहते हो तो पहले आप उसको प्रत्यक्ष करने की कोशिश करो, है ना। ऐसा नहीं कि घर से बाहर खड़ा व्यक्ति नहीं है, वह है भी, लेकिन उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब तक आप उससे प्रत्यक्ष नहीं होगे, है ना। लेकिन जो बाद के आने वाले उन्होंने व्यक्तियों ने इनका खंडन किया वो ऐसे ही खंडन करते हैं, तो बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है तो मतलब नहीं है। एक्चुअली इनका जो, मेरे को जो लगता है, इनका जो मत था वह यह था कि अगर आपको उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका प्रत्यक्ष होना जरूरी है। बाहर खड़ा है नहीं खड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हमको उसके भरे बाहर खड़ा है, हम मान भी गए चलो खड़ा है, लेकिन जब तक हम उसका प्रत्यक्ष नहीं करेंगे हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक, इसी टाइप से कई चीजों का हुआ कि मतलब जो बाद में लोगों ने खंडन किया, मतलब जो व्यक्ति दिख नहीं रहा है, मतलब हम यहाँ खड़े हैं, हमको आपका रायपुर में खड़ी बस स्टैंड में खड़ी बस नहीं दिख रही है तो क्या वहां बस नहीं है? इस टाइप का लोग खंडन करते हैं फिर, है ना। तो अगर आप जब ये दर्शन पढ़ते हो तो आपको अपने विचारों को व्यापक करके पढ़ना चाहिए, है ना। तो आपको लिखने में भी मजा आएगा और आप लिख भी अच्छा पाओगे, है ना। लेकिन अगर आप तो खंडन के लिए तो ठीक है भाई, आप नहीं देख रहे, आप बोल रहे प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, मतलब मेरे आंख के सामने वस्तु नहीं है, मतलब उस वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। देखा जाए तो ऐसा गलत भी है कि भाई वस्तु तो है और उसका ज्ञान बाहर रखिए, तो दूसरे तरीके हैं उसका ज्ञान प्राप्त करने के, जरूरी नहीं कि आप यहां से ही देख के प्राप्त करो, ये भी बात सही है। लेकिन जो इनका जो बेसिक मीनिंग था, है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जब तक आप अपने से उस चीजों को नहीं देखते, अनुमान के आधार पे भी आप उतना अच्छा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाओगे, है ना। लेकिन अब इन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा था, हमारे पास उनके एग्जैक्ट सूत्र तो है नहीं, जो दूसरों ने बताया वही है कि उन्होंने बताया भाई इन्होंने ऐसा बोला तो ऐसे तो ऐसा ऐसा होता है भाई, प्रत्यक्ष बोले, प्रत्यक्ष में नहीं दिखेगा तो क्या वस्तु नहीं होगी। हमारे पास यही एक सूत्र है कि दो सूत्र लिखे हैं इन्होंने, प्रत्यक्ष में प्रमाणम, हाँ, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो इन दोनों के आधार पे लोगों ने इनका खंडन किया है। ठीक, तो जब कभी चीजों को सोचे तो अगर हम एक बार अपने ऊपर लागू करके देखिए, चीजों को पूरा पूर्वाग्रह से मुक्त होइए और अपने ऊपर सोचिए, क्या ऐसा है जो चीजें प्रत्यक्ष में है केवल हमको उन्हीं का ज्ञान है? नहीं, है ना। लेकिन हमको कुछ ऐसे चीजों का भी ज्ञान आपको मिलेगा फिर कि जो प्रत्यक्ष नहीं है ना। तो क्या ऐसा है कि जो प्रत्यक्ष नहीं उसको चीज बस वही चीज होती है उसके अलावा नहीं होती? वैसा भी नहीं है ना। तो आपको बहुत सारी चीजें एकदम डिसाइड करेंगी, ठीक है क्या नहीं है, सही क्या है। अब फिर जब आप कॉन्टेक्स्ट को सोचो, फिर आप सोचो क्या कि किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया होगा, है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा हो गया जब आप उससे मिलो, मतलब जब आप प्रत्यक्ष करो तभी आप उसका सही ज्ञान प्राप्त कर पाओगे,
है ना। लेकिन हमको जो लिखना है उस पर ध्यान देते हैं कि यह प्रत्यक्षवादी दर्शन है। मतलब यह बोलता है कि जो हमारे इंद्रियों के संपर्क में आएगी मैं केवल उन्हीं चीजों को सत्य मानूंगा, उनके अलावा मैं किसी को सत्य नहीं मानूंगा। इसी कारण, क्योंकि यह प्रत्यक्षवादी है तो ईश्वर का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता, यह ईश्वर को नहीं मानते। आत्मा को मानते हैं पर नित्य रूप में आत्मा को भी नहीं मानते, ठीक, क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं होगा, है ना। परलोक को मानेंगे ही नहीं क्योंकि उनका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। मतलब यह हर उस वस्तु को नकार देते हैं जिसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, ठीक। अब अगर हम इसको थोड़ा सा उदारवादी विचार में ले चले तो, है ना, कि भाई हम क्यों माने, है ना। अगर हम परमात्मा और ईश्वर को मानते हैं तो फिर हम क्या होंगे, भाग्यवादी होंगे। भाग्यवादी मतलब अगर ईश्वर है तो उसने हमको बनाया है तो हमारे कर्म लिख दिया, तो हम कुछ नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक। अगर हम चरवाक की विचारधारा देखें तो चरवाक पूरी शक्ति आपको दे देता है, ठीक, क्योंकि ईश्वर है नहीं, परलोक है नहीं, ठीक। जो है यही है, आप यही सुखी हो वही स्वर्ग है, और यहां दुखी हो तो वही नरक है। ये चरवाक की विचारधारा है, ठीक। मतलब यह दुनिया ही सब कुछ है, आपको सुख रहना है तो यही रखो, दुख रहोगे तो भी यहीं पे नरक हो जाएगा और यही स्वर्ग हो जाएगा, ठीक। जब हम आगे देखेंगे आचार्य मान से चरवाक क्या बोलता है, मोक्ष मतलब मृत्यु। आप मर गए मतलब आप मोक्ष को प्राप्त, कुछ करने की जरूरत नहीं, मरे मतलब काम खत्म, ठीक। आप कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं आपकी आत्मा नहीं, कोई स्वर्गलोक परलोक जैसी चीजें नहीं है ना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे काम करोगे तो फिर क्या है, आप भौतिकवाद में उतर आओगे। भौतिकवादी अगर एक लिमिट तक है तब तो अच्छा है, एक लिमिट क्रॉस होने पे क्या नैतिकता का ह्रास होने लगता है, ठीक। और यही एक रीजन था मेरे को लगता है जिससे इसकी बुराई हुई। भौतिकवादी होना अच्छा है, आदमी भौतिकवादी होगा मतलब अपने कर्मों पर विश्वास रखेगा और यहीं पे चीजों को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन वह ज्यादा भौतिकवादी हो गया तो उसको लगे ना परलोक है ना ये है, कोई काम अच्छा नहीं है, कोई काम बुरा नहीं है, तो फिर क्या है, फिर नैतिकता का पतन हो जाएगा। आप फिर आपको जो अच्छा लगता है आप वो करने लग जाओगे, है ना। डकैती अच्छी लगी आप डकैती मानने चले गए, क्योंकि चरवाक ने तो कहा है जो करो सुख होना चाहिए इस बार कैसे भी मिले, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि चरवाक ने ऐसा कहा है कि सुख होना चाहिए चाहे कैसे भी प्राप्त हो जाए, ठीक। लेकिन क्या वाकई ऐसा कहा गया, तो इसके बारे में भी संशय है, ठीक। तो हम प्रत्यक्षवाद को देख रहे थे, ठीक। देखिए प्रत्यक्ष से जो ज्ञान प्राप्त होगा ये तो स्पष्ट है कि वह निर्विवाद होगा। भाई मैं ये पेन को देख रहा हूं तो इसमें कोई विवाद वाली बात ही नहीं है, पेन है, एक मार्कर है ना। संदेह रही थे, इसमें मेरे कोई संदेह नहीं होगा। आप भी किसी चीज को प्रत्यक्ष मतलब आपके इंद्रियों से जो भी आप ज्ञान ले रहे हो, अगर उसके बारे में कोई आपसे पूछे तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से बता दोगे कि ऐसा ऐसा है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने इस चीज को देखा, व्हाइट है, ब्लैक है, रेड है, मतलब इसका पूरा ज्ञान मेरे को है। मेरे को अब इसके बारे में ज्ञान के लिए मेरे को किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए इन्होंने एक सूत्र यूज किया है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक। क्योंकि क्या निर्विवाद होता है, ये तो स्पष्ट है, इसको समझाने की कोई बहुत जरूरत नहीं है। आपको ही पता है कि आप प्रत्यक्ष किसी चीज को देख रहे हो तो फिर आपको उसमें और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ठीक। चरवाक ने इसके साथ ही जो अनुमान और शब्द जैसे ज्ञान के दूसरे साधन है जो चरवाक नहीं मानता, उसका खंडन भी किया है। आइए थोड़ी देखते हैं खंडन कैसे किया है। देखिए अनुमान का पहले देखते हैं कि अनुमान का खंडन इसने कैसे किया है, ठीक, चरवाकों ने। देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर अप्रत्यक्ष ज्ञान का प्राप्त होना क्या है, आपका अनुमान है। क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पे आपको अप्रत्यक्ष का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह अनुमान है, ठीक। जैसे कि धुआं देख के, धुआं हम देखे वह क्या हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। हम वहां आग का अनुमान कर रहे हैं, आग हम देखे नहीं, हम आग का अनुमान कर रहे हैं, क्या हुआ, अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक। तो हमें अप्रत्यक्ष चीज का ज्ञान हुआ अनुमान के माध्यम से। इसे व्याप्ति भी बोला गया। इस प्रकार की चीजों को क्या बोला जाता है, व्याप्ति, ठीक। व्याप्ति का अर्थ होता है एक वाक्य का दूसरे के ऊपर आश्रित होना, मतलब दोनों के बीच एक आवश्यक संबंध होना। जैसे कि मैं आपको थप्पड़ मारा या कोई मेरे को थप्पड़ मारा तो मेरे गाल में दर्द होगा, वो हमेशा होगा जब भी मैं थप्पड़ मारेंगे, तो एक आवश्यक संबंध है, ठीक। ये पड़ेगी तो दर्द तो होगा। तो व्याप्ति मतलब होता है ऐसे सब जिनका एक दूसरे, ऐसी घटना जिनका एक दूसरे से संबंध हो।
तो चरवाक कहते हैं कि अगर आप इस टाइप की चीजों को मानते हो, व्याप्ति वाक्यों को मानते हो, तो इसका आधार क्या है ना। जैसे जहां धुआं है वहां आग है, इसका अर्थ यह होता है कि जहां जहां आग है वहां धुआं होना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह किस पे आधारित हो जाएगा, अनुमान पे आधारित हो जाएगा। और जब एक अनुमान दूसरे अनुमान पे आधारित हो जाता है तो क्या हो जाता है, अन्योन्याश्रय का दोष आ जाता है। मतलब आप अनुमान को अनुमान के द्वारा सिद्ध कर रहे हो, है ना, उसमें कोई जान नहीं है ना। देखिए आज के पहले उस समय जब इन्होंने ऐसा कहा तब तो शायद हर आग के पास धुआं निकलता रहा होगा ना, क्योंकि उस समय मेरे को नहीं लगता कि कोई इलेक्ट्रिक करंट या फिर कोई गैस जलाता रहा होगा, ज्यादातर लोग लकड़ी जलाते रहे होंगे, उसमें तो धुआं हमेशा दिखता होगा। पर अगर हम आज की कंडीशन देखें तो हमारे पास आग के कई ऐसे स्रोत है जिसमें से धुआं निकलता नहीं दिखता, है ना। तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि जहां जहां आग है वो जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होगी? नहीं कह सकते। यही उस समय चरवाक ने इसी टाइप का तर्क दिया कि यह नहीं कहा जा सकता कि जहां जहां आग है वहां से हमेशा धुआं निकलता ही है। इस आधार पे हम यह भी नहीं कह सकते कि हम धुएं को देख के आग का अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक, तो इस प्रकार इन्होंने अनुमान का खंडन किया। ठीक, कुछ लोगों का कहना था कि यह सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान मतलब हाँ भाई धुआं है तो आग होगा, ठीक। लेकिन इनका कहना था सामान्य ज्ञान केवल कुछ विषयों पे लागू हो ऐसा नहीं हो सकता, सामान्य ज्ञान को हर चीज पे लागू होना चाहिए। जैसे हम साइंस के वाक्यों को देखें तो साइंस के जो सिद्धांत है हर देश काल रीति में हर जगह एक जैसे होते हैं। ठीक, वैसे ही सामान्य ज्ञान के बारे में चरवाकों ने कहा कि अगर हम इसको सामान्य ज्ञान भी मान लेते हैं, जो अनुमान है कि भाई जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है ना, इस टाइप के और भी वाक्य कि जहां जहां बादल है वहां वर्षा होगी, जरूरी नहीं है कि भाई जहां बादल हो वहां वर्षा हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है ना। तो वही उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सामान्य ज्ञान भी नहीं है। सामान्य ज्ञान में ऐसा होता है कि यह हमेशा होना चाहिए, बादल हुआ मतलब पानी गिरना ही चाहिए, धुआं है मतलब आग होनी चाहिए। लेकिन केवल कुछ जगह को ऐसा देख के हम इस पे अनुमान नहीं कर सकते। अगर यह हर बार सत्य हो रहा है तब तो ठीक है, सामान्य ज्ञान की बात है। तो ऐसा होता नहीं है। हम आज की डेट में देखें तो आज भी ऐसा नहीं होता, कई बार बादल आते नहीं गिरते, धुआं रहित आग तो हम सबको ही अपने घर में यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार इन्होंने अनुमान का खंडन किया। शब्द का भी खंडन करते हैं। कैसे? ये शब्द को परिभाषित किया गया है आप्तोप देशः शब्द। ठीक, आप्तोपदेश मतलब विद्वान पुरुष का उपदेश शब्द है। विद्वान पुरुष है जिसको ज्ञान है, ठीक, उसके शब्द ही आपके क्या बन सकते हैं? प्रमाण बन सकते हैं, ठीक, या प्रमाण के साधन बन सकते हैं। जैसे जैनों ने महावीर के शब्दों को क्या माना है? आप्तोपदेश। महावीर को ऐसा पुरुष माना है जिनको सब चीज का ज्ञान है और उनके शब्दों को आप्तोपदेश माना, उस पर तो उसको ज्ञान का साधन माना, उस पर अपना विश्वास करते हैं। ठीक, चरवाक का कहना है कि भाई आप्तोपदेश शब्द तो ठीक है, लेकिन हमको यह कैसे पता चलेगा कि जो आप्तोपदेश मतलब कि जो ज्ञानी पुरुष है वह कौन है? ठीक, अगर कोई पुरुष है तो हम इसकी परीक्षा कैसे करेंगे कि वह ज्ञानी है? सोचने वाली बात है ना भाई। कोई आके बोला कि नहीं मैं ज्ञानी हूं, आप जो पूछ लो मेरे से मैं बताऊंगा और आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप ऐसे ही कर लोगे? नहीं करोगे ना। आपको कुछ तो साधन चाहिए कि आप परीक्षा कर पाओ। और क्या ऐसा कोई साधन है कि आप किसी व्यक्ति की परीक्षा कर पाओ कि वह हर चीज पे सही हो? है ना, ऐसा साधन नहीं है। हमको समझ में आपको देखोगे, बुद्ध पढ़ोगे तो आपको पता चलता है बुद्ध भी जब कभी आत्मा और परमात्मा की ईश्वर की बातें होती थी वो भी मतलब शांत होते, कोई जवाब नहीं देते, केवल मुस्कुरा देते थे। ठीक, तो इसका आप क्या अर्थ निकालोगे? ठीक, अब इसका अर्थ हर आदमी अलग अलग निकालेगा। तो एक आप्तोपदेश शब्द का अर्थ क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो इसके साथ समस्या यह है कि पहले तो ऐसा व्यक्ति ढूंढोगे कहां, फिर इसको मानोगे कैसे कि वह ऐसा व्यक्ति है, और इसका क्या प्रमाण है कि वह ऐसा व्यक्ति है? ठीक, उसमें ऐसा क्या कर सकते हैं कि उसके साथ ऐसी क्या चीज है कि हम मान ले ऐसा व्यक्ति है? ठीक, तो यह है आप्तोपदेश। इस प्रकार से इन्होंने इसका भी खंडन कर दिया। तो आपको ये सूत्र है ना, ये सूत्र व्याप्ति वाक्य क्या है, इन दोनों सूत्रों को प्रत्यक्ष किम प्रमाणम प्रत्यक्षमेव प्रमाणम, इन सूत्रों के साथ आपको इसके प्रमाण विज्ञान को लिखना है। प्रत्यक्ष
वादी ज्ञान मीमांसा को आप इस हिसाब से लिख सकते हो। इसने उस समय के ब्राह्मणों को ना बहुत परेशान किया, ठीक, क्योंकि इस चीज को तर्क से झुटलाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। आप किसी प्रत्यक्ष को तर्क से नहीं झुटला सकते, आप ऐसी चीजें नहीं बता सकते जो बिना प्रत्यक्ष के आप ज्ञान प्राप्त कर लिए हो, है कि नहीं। तो इन्होंने काफी परेशान किया उस समय के ब्राह्मणों को, मतलब जो बाकी और धर्म के जो विचारक थे, ऐसा नहीं थे केवल एक ही धर्म चल रहा था उस समय, चरवाक एक ही विचारधारा चली थी, और भी चल रहे थे, ब्राह्मणवादी भी चल रहे थे उस समय, अजीवकों के भी एक कुछ चल रहे थे, ठीक, बौद्ध जैन के भी चल रहे थे। तो ऐसा था इनका प्रमाण विज्ञान, ठीक, समझ में आया। इसको जब आप सोचोगे तो बहुत मजा आएगा, आपको लगेगा कि नहीं एक्चुअली बात तो सही है, और अगर हम इसी कॉन्सेप्ट में चलते हैं तो काफी कुछ हम प्रगति भी कर सकते हैं, ठीक। ऐसे मतलब कुछ कुछ विद्वानों का कहना भी है कि चरवाक के जो ये मतलब जो ग्रंथ थे उनको जला दिया गया, अगर वह नहीं जलाए जाते तो शायद आज भारत अमेरिका और यूरोप से ऊपर पहुंच गया होता, क्योंकि इसके जो दर्शन में थे ना, सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी पे निर्भर होना नहीं बताया गया। जबकि अगर हम देखें तो यूरोप में जो भौतिकवादी दर्शन आता है वो काफी बाद में आता है, और हमारे यहाँ कहा जाए तो शुरुआत ही इससे हो गई है, सबसे प्राचीन है, मतलब शुरुआत इससे हो गई, ठीक। हम जबकि आप वेस्टर्न में जाएंगे तो उनमें हमको काफी बाद में भौतिकवादी विचारधारा स्पष्ट रूप में दिखती है, ठीक। देखिए वेद के बारे में देखते हैं थोड़े से इनके विचार। वेद को इन्होंने बिल्कुल क्या बोला है, निरर्थक बोला है, द्व्यर्थक बोला है, अस्पष्ट बोला है, ठीक, असंगत बोला है। इन्होंने स्पष्ट बोला है कि वेदों की रचना ब्राह्मणों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए की, ठीक, किसके लिए, जीविकोपार्जन के लिए की गई। इसीलिए वेदों में बार बार ब्राह्मणों को पुरस्कृत करने के लिए, उनको दक्षिणा देने के लिए जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक। आप जब अगर इसको सोचोगे तो फिर आप थोड़े से संशय में आ जाओगे, है ना। इन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि जो वेद निर्माता है वह भांड है, निशाचर है, धूर्त है, मतलब स्पष्ट रूप से इसने लिख दिया जो उन्होंने वेदों की रचना की है वो भांड है, निशाचर है, धूर्त है, ठीक। तभी उसमें बार बार दान देना, दक्षिणा करना, पुरस्कार देना, ऐसी चीजों का उल्लेख किया गया है ताकि आप दूसरे के धर्म को लूट सको, ठीक। वैदिक विधियों को भी निरर्थक बताते हैं और काल्पनिक बताते हैं, मतलब जो भी वैदिक कर्म कांड करते हो आप, यज्ञ हवन, है ना, और जो भी है नाना प्रकार के, उनको क्या बोल देते हैं, काल्पनिक है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक। क्योंकि अनुमान और शब्द अप्रामाणिक खंडन इन्होंने कर दिया, इसलिए खाली प्रत्यक्ष ही ज्ञान को एकमात्र कारण है, एकमात्र आपका कारण है प्रत्यक्ष, ठीक। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है, और इससे ज्यादा यथार्थ ज्ञान आपको कहीं और मिल भी नहीं सकता, ठीक। तो ये है आपका चरवाक का प्रमाण विज्ञान, ठीक। मेरे को लग रहा है कि समझ में आया होगा आप लोग को। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को प्लीज बताइएगा, है ना, मैं इसको फिर और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।